नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 18 मई 2026 और दिन है सोमवार। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर। पहली खबर की तरफ चलते हैं। क्या तमिलनाडु के CM विजय की कामयाबी से जलते हैं रजनीकांत? एक्टर ने दिया खुद जवाब। साउथ के सुपरस्टार विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं। जहां फैंस उन्हें थलापति के नाम से जानते थे, वहीं अब लोग उन्हें तमिलनाडु के CM के रूप में जान रहे हैं। इसी बीच हिंदी सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार रजनीकांत को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि रजनीकांत CM विजय से जलते हैं, जिस पर अब खुद सुपरस्टार रजनीकांत ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने घर पर रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजनीकांत ने कहा कि मैं विजय से 25 साल बड़ा हूं, हमारे बीच जनरेशन गैप है। आगे रजनीकांत ने कहा कि मुझ पर कुछ आलोचनाएं हो रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे CM विजय से जलन हो रही है। मुझे हमारे CM विजय से कोई जलन नहीं है। अब मैं राजनीति में नहीं हूं तो मुझे जलन क्यों होगी? हमारे बीच एक पीढ़ी का अंतर है। मैं विजय से 25 साल बड़ा हूं। हमारे बीच एक पीढ़ी का अंतर है। मुझे उससे जलने की कोई भी कारण नजर नहीं आ रहा। मैं उनके लिए खुश हूँ। विजय से बहुत उम्मीदें हैं और मैं अपनी तरफ से विजय को शुभकामनाएं भी देता हूँ। उम्मीद है कि विजय लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों के बाद मैं MK स्टालिन से मिलने गया था और यह बात आलोचना का विषय बन गई। हमारी दोस्ती राजनीति से परे है। मुझे दुख हुआ कि MK स्टालिन हार गए। रजनी कोई घटिया या निम्न स्तर का इंसान नहीं है जो किसी भी चीज के बारे में बेवजह कुछ भी बोले। अगर मैंने 2021 में चुनाव लड़ा होता तो मैं जरूर जीत जाता। दरअसल विजय की जीत के बाद सुपरस्टार रजनीकांत MK स्टालिन से मिलने गए थे, जिसके बाद से ये कथित तौर पर कहा जा रहा है कि विजय की जीत से खुश नहीं बल्कि वो उनसे जलते हैं। जबकि विजय की जीत पर भी सुपरस्टार ने रिएक्शन नहीं दिया। अगली बड़ी खबर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है। हॉर्मुज में जहाजों पर हमले और आवाजाही बाधित करना अस्वीकार्य। संयुक्त राष्ट्र में भारत की खरी खरी बातें हुई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा और उपकरण संकट पर चिंता जताई है। उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री सुरक्षा और आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि वाणिज्य जहाजों और नागरिक चालक दल को निशाना बनाना अस्वीकार्य है और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के पालन की मांग भी की। संयुक्त राष्ट्र की विशेष बैठक में हरीश ने कहा कि संकट से निपटने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही तरह के उपाय जरूरी हैं। वहीं ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री यातायात को नियंत्रण करने के लिए नया तंत्र लाने की घोषणा की है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि पश्चिम एशिया संकट का समाधान नहीं हुआ तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। हाल ही में ओमान तट के पास भारत के झंडे वाले एक व्यापारिक जहाज पर हमला भी हुआ था, जिससे समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की करीब 20% ऊर्जा की आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है। यहाँ से बढ़ता तनाव वैश्विक तेल और गैस बाजार पर सीधा असर डाल सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अर्थव्यवस्था को संकट में तो नहीं डाल देगी किफायत की प्रधानमंत्री की ये अपील। जानते हैं क्या कहते हैं विशेषज्ञ। ईरान जंग शुरू होने पर कई विशेषज्ञों का मानना था कि अगर ये लंबा चला तो दुनिया भर में लोगों के इस्तेमाल की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं और महंगाई एक बड़ी समस्या बन सकती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद से आशंका जताई जा रही थी कि भारत में भी तेल और गैस की कमी हो सकती है। पिछले महीने देश में रसोई गैस के लिए बहुत से लोग सिलेंडर ना मिलने की शिकायत को लेकर शिकायत करते दिखे। इस पूरे दौर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, लेकिन सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी। लेकिन इस हफ्ते अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अपील की। उन्होंने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने और 1 साल तक सोना ना खरीदने और बल्कि घर से ही काम करने और किसानों से रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50% तक कम करने की अपील की है। अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की। नीट पेपर ट्रांसलेट करने वाली ने किया था पेपर लीक। कोर्ट में CBI ने खोले चौंकाने वाले राज। बात करते हैं नीट पेपर की तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने नीट UG पेपर लीक मामले की जांच में बड़ा खुलासा करते हुए अदालत को बताया कि परीक्षा प्रश्न पत्र के अनुवाद कार्य से जुड़ी एक महिला कर्मचारी पर लीक में शामिल होने का शक है। CBI के मुताबिक आरोपी महिला को परीक्षा
परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र तक पहुंच मिली थी। इसी दौरान पेपर बाहर पहुंचाया गया। एजेंसी ने दावा किया कि तकनीकी जांच और कोर रिकॉर्ड से कई अहम सबूत मिले हैं, जिससे संगठित नेटवर्क में सक्रिय होने के संकेत भी मिले हैं। सीबीआई ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने परीक्षा से पहले छात्रों और अभिभावकों से मोटी रकम वसूली थी। जांच के सामने आया कि पेपर लीक का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था। इसमें बिलोचिया कोचिंग संचालकों और कुछ अन्य लोगों की भूमिका भी सामने दिखाई दी। एजेंसी ने कहा कि प्रश्न पत्र को सुरक्षित सर्वर से निकालकर चुनिंदा लोगों तक पहुंचाया गया। इसके बाद इसे सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए फैला दिया गया। जांच एजेंसी ने कोर्ट को यह भी बताया कि मामले में कई डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन, दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इनसे मिली जानकारी के आधार पर लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अदालत में सीबीआई ने कहा कि यह सिर्फ साधारण लीक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, जिसने देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अभी चल रही है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेगी जजों की संख्या, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय को मंजूरी दे दी है। अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू करके सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 37 कर दी गई है, जिसने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में और संशोधन किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को संसद में सर्वोच्च न्यायालय में संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उनका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में अधिनियम 1956 के संशोधन करके भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर करना है। कानूनी बिरादरी के सदस्यों ने इसका व्यापक रूप से स्वागत किया है और इसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बढ़ते हुए लंबित मामलों और मुकदमों को निपटाने के लिए एक समयोजित कदम बताया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अभिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर मामलों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। उन्होंने कहा कि हाल ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा मामले के निपटारे की दर सराहनीय रही है, लेकिन मामलों की भारी संख्या को देखते हुए अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है। उन्होंने बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया और आशा व्यक्त की कि नए सुप्रीम कोर्ट भवन का एक हिस्सा इस साल के अंत तक चालू हो जाएगा। उनके अनुसार कोर्ट में 38 न्यायाधीश आराम से बैठ सकते हैं और पूरे नए भवन के चालू होने के बाद आने वाले वर्षों में लगभग 50 न्यायाधीशों की आवश्यकता हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि कभी भी बंद हो सकती है ओला, उबर और रैपिडो ऐप नहीं बुक होंगी अब बाइक और टैक्सी। सरकार ने भेजा अल्टीमेट नोटिस। महाराष्ट्र सरकार ने साइबर विभाग ने गूगल और एप्पल को अपने ऐप स्टोर से राइड हेलिंग कंपनियां जिसमें उबर, ओला और रैपिडो के ऐप्स हटाने के निर्देश दिए हैं। एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल के ऑफिस में शुक्रवार 15 मई को सूचना अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत ये नोटिस जारी किया गया। गूगल और एप्पल दोनों ही कंपनियों को निर्देश जारी किए गए कि वे अपने डिजिटल मार्केट प्लेस से इन 2 एप्लीकेशंस को हटा दें और उन्हें पहुंच को भी बंद कर दिया जाए। बताते चले कि उबर, ओला और रैपिडो राज्य सरकार से आवश्यक मंजूरी मिले बिना सड़कों पर बिना अनुमति के बाइक टैक्सी चला रहे थे। राइड हेलिंग कंपनीज के इस व्यवहार पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार नोटिस में कहा गया कि ये भी देखा गया कि कुछ ऐप आधारित प्लेटफॉर्म बिना वैध अनुमति, सरकारी मंजूरी या फिर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों तथा मोटर वाहन अधिनियमों को पालना किए बिना बाइक और टैक्सी संचालन के माध्यम से बड़े पैमाने पर यात्री परिवहन सेवाएं चला रहे हैं। नोटिस में ये भी कहा गया कि बताया गया कि ड्राइवर
सत्यापन तंत्र, बीमा सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के उपाय और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियां बहुत ही अपर्याप्त हैं। इसके अलावा ऐसी बाइक टैक्सी सेवाओं से जुड़ी तेज और लापरवाही भरी ड्राइविंग से सार्वजनिक सुरक्षा को काफी खतरा पैदा होता है। नोटिस में एप्पल और गूगल से ये भी कहा गया कि चूंकि आपकी संस्था की भारत में भौतिक उपस्थिति है और वह यहाँ व्यापार करती है, इसलिए वह भारतीय कानून के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निर्देशों का पालन न करने पर आपके खिलाफ भी गंभीर रूप से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके द्वारा चेतावनी भी दी गई कि अगर समय पर कार्रवाई करने में विफलता के कारण कोई गैर कानूनी या फिर विघटनकारी घटना होती है तो उसके लिए आपको ही जिम्मेवार ठहराया जाएगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप ने साइबर विभाग से कहा कि वे राज्य में चल रहे बाइक टैक्सी संचालक को लेकर इस राइड हालिंग ऐप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करें। अगली खबर यूपी से आ रही है। लखनऊ के डीएम ऑफिस के बाहर बुलडोजर एक्शन शुरू, वकील कर रहे हैं प्रदर्शन, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में डीएम ऑफिस के बाहर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। लखनऊ में पुराना हाई कोर्ट परिसर, सेशन कोर्ट, रजिस्ट्री, डीएम ऑफिस के बाहर बुलडोजर चल रहा है, जहां 240 चैम्बर गिराए जाने हैं। इन चैम्बरों में अतिक्रमण के खिलाफ पिल हुई थी और हाई कोर्ट के आदेश पर यहां बुलडोजर चल रहा है। कहीं वकील सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को यहां नगर निगम में नोटिस चस्पा पर निशान लगा दिया गया और 16 मई तक अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया था। इस दौरान लाल निशान भी लगाए गए थे। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर वकील बुलडोजर के सामने बैठ गए, जहां बुलडोजर पर एक चैम्बर गिराने पहुंचा था। वहां अखंड रामायण का पाठ चल रहा था। वकील बुलडोजर के आगे प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके वकीलों को गया और अब इस चैम्बर में बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। वकीलों का आरोप है कि ब्राह्मणों पर पुलिस ने लाठी चलाई है। लखनऊ के सेशन कोर्ट में 27,000 वकील हैं, चैम्बर बहुत कम है। लखनऊ के रजिस्ट्री ऑफिस के रास्ते में नाले पर कब्जा करके चैम्बर बने हैं, जहां लाल निशान लगे हैं। कई वकील अपने आप कब्जा हटा रहे हैं। डीएसपी वेस्ट कमलेश दीक्षित ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। वकीलों को समझाया जा रहा है, हमारे पास पूरी फोर्स है। गौरतलब है कि पहली बार नहीं है जब लखनऊ में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इससे पहले भी तमाम लोकेशनों पर अतिक्रमण हटाया जा चुका है। तब भी मौके पर मौजूद लोगों ने नाराजगी जताई थी, लेकिन इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा तो आने वाले समय में अतिक्रमण की वजह से तमाम परेशानियां खड़ी होंगी, विकास के कार्य में भी प्रभावित हो सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। भारत नीदरलैंड रिश्तों को मिली मजबूती, पीएम नरेंद्र मोदी और रॉब जेटन के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच हुई अहम बैठक में प्रधानमंत्री और रॉब जेटन ने भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर बढ़ाने का फैसला किया है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने तकनीक, सेमीकंडक्टर, शिक्षा, डिजिटल इनोवेशन व स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत बनाने और ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं में संयुक्त निवेश बढ़ाने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की तकनीकों और सतत विकास के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा करेंगे। वहीं रॉब जेटन ने भारत को यूरोप का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताते हुए द्विपक्षीय सहयोग को और भी आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। अब बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। आपकी यूपी में चुनावी तैयारी तेज हो गई है। मेरठ से गाजियाबाद तक निकली रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पद यात्रा। आम आदमी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है। इसी रणनीति के तहत पार्टी पूरे प्रदेश में रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पद यात्रा निकाल रही है। इस अभियान का 5वां चरण आज मेरठ से गाजियाबाद के लिए शुरू हुआ, जिसमें पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ शामिल हुए। पद यात्रा मेरठ के कमिश्नरी पार्क से शुरू हुई थी, जहां बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक मौजूद रहे। आपका कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, बेहतर शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जागरूक करना है। पार्टी लगातार जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठा रही है और खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है।
सांसद संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने, रोजगार के अवसर खत्म करने, भर्ती परीक्षाओं को भ्रष्टाचार और पेपर लीक की भेंट चढ़ाने तथा जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा सामाजिक न्याय, समान अवसर, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का जन आंदोलन बन चुकी है। संजय ने कहा कि जब तक युवाओं को सम्मानजनक रोजगार नहीं मिलेंगे तब तक विकास के लिए सभी दावे खोखले साबित होंगे। संजय सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जो लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के हित और सामाजिक न्याय की रक्षा चाहते हैं वे इस आंदोलन से जुड़े। उन्होंने न्यूज टीवी रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि वे अब सामाजिक मुद्दों को लेकर, जैसे नीट के पेपर आउट होने जैसे मामलों को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं और 2027 का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। बीजेपी कैसे लोगों को बहकाती है वो समझाने के लिए लोगों को निकले हैं। बात करते हैं अब दिल्ली की, तो वहां बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली मेट्रो लगाएगी अतिरिक्त फेरे। जानते हैं क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती मांग और निजी वाहनों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अपील के बाद अब दिल्ली मेट्रो अतिरिक्त फेरे लगाएगी। 18 मई से हर सोमवार 6 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप जुड़ेंगे। डीएमआरसी का कहना है कि जरूरत पड़ने पर अन्य दिनों में भी ज्यादा मेट्रो सेवाएं दी जाएंगी। दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 65,000 लोग सफर करते हैं। ऐसे में मेट्रो की सुविधा से लाखों लोगों को फायदा होगा। डीएमआरसी ने बताया कि मेट्रो नेटवर्क रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी एयरपोर्ट और आरआरटीएस नोएडा, गुरुग्राम मेट्रो से जुड़ा हुआ है, जिससे लोगों को आसान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मिलती है। 160 मेट्रो स्टेशनों पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाती है, जिसमें ई रिक्शा, ई ऑटो, बाइक, टैक्सी, साइकिल सेवाएं शामिल हैं। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र आईओसीएल के सहयोग से हाइड्रोजन बस सेवा शुरू होने का भी जिक्र किया गया। 126 मेट्रो स्टेशन पर पार्क एंड राइड सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल टेक्निकल के तहत क्यूआर टिकट, एनसीएमसी, व्हाट्सएप टिकट्स, पेटीएम, फोन पे, अमेजन और आईआरसीटीसी की सुविधा भी दी गई है। आईआरसीटीसी इंटीग्रेशन जैसी सुविधाओं का उल्लेख किया गया। डीएमआरसी ने कहा कि वह सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जंग के चलते एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान से भिड़ने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। चला फंडिंग का दाव। क्या यूएई बनेगा बलि का बकरा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में अब यूएई को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी यूएई से कह रहे हैं कि ईरान युद्ध में वह सीधे तौर पर शामिल हो जाएं और अमेरिका की मदद करें। हालांकि इसको लेकर यूएई की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तूफान से पहले की शांति है। वहीं रविवार को अमेरिका के विमान आसमान में गड़गड़ाने लगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका के विमान मध्य एशिया से यूरोप की ओर उड़ रहे हैं। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन भी गए थे, लेकिन बिना किसी बड़ी सफलता के देश लौट आए हैं। उम्मीद थी कि इस यात्रा के दौरान ईरान युद्ध का समाधान निकलेगा। हालांकि इस दिशा में कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया गया। बता दें कि बीते दिनों ईरान ने यूएई पर हमले किए थे। इसके बाद यूएई वैसे भी भड़का हुआ है और अमेरिका इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है। वाशिंगटन लौटते समय एयरफोर्स वन से पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्टेट ऑफ हॉर्मज को फिर से खुलते हुए देखना चाहते हैं और इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देने चाहिए। हालांकि ये ऐसी बात है जो बीजिंग पहले भी कई बार कह चुका है, पर शी की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि वह इसे समाप्त होते देखना चाहते हैं। वह मदद करना चाहते थे, लेकिन यदि वह मदद करना चाहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें मदद की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगले कदम को लेकर प्रशासन के भीतर काफी मतभेद भी चल रहा है। विशेष रूप में पेंटागन के कुछ अधिकारियों का तर्क है कि लक्षित हमलों स्थित अधिक आक्रमण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इससे ईरान पर समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। दूसरी ओर कुछ अन्य अधिकारियों का कहना है कि आर्थिक दबाव के साथ कूटनीतिक जारी रखने के पक्ष में है। उनका मानना है कि ईरान के कड़े रुख के बावजूद यदि उस पर पर्याप्त दबाव डाला गया तो पूरे पैमाने पर संघर्ष फिर से शुरू किए बिना समझौते के लिए तैयार हो सकता है। ट्रंप खुद हाल के हफ्तों के बीच बातचीत की ओर झुके थे। उन्हें उम्मीद थी कि प्रतिबंधों, बढ़ते सैन्य दबाव, सीधी बातचीत से
ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता हो जाएगा। इसके बावजूद अप्रैल में घोषित युद्ध विराम के बाद से अब तक ईरान अपने रुख से पीछे नहीं हटा। उसकी मांगे टस से मस नहीं हुई। ईरान की मांगों में अमेरिकी नाकेबंदी को खत्म करना, युद्ध का हर जाना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी सुप्रभुता की मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की समाप्ति, लेबनान संघर्ष का अंत शामिल है। ईरान के नवीनतम प्रस्ताव पर सख्त टिप्पणी करते हुए श्री ट्रंप ने कहा कि मैंने इसे देखा और अगर मुझे पहला वाक्य ही पसंद नहीं आया तो मैं उसे फेंक दूंगा। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। भारत नेपाल सीमा पर आम लोगों को मिली बड़ी राहत। एससी ने 100 रुपए वाले टैक्स नियम पर लगा दी है रोक। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भारत से लाए जाने वाले सामानों पर नागरिकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सामान पर लगाए जाने वाले 100 नेपाली रुपए के सीमा शुल्क वाले नियम पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस नियम के मुताबिक नेपाल में कोई भी शख्स भारत से नेपाल में अपने निजी इस्तेमाल के लिए भी सामान लाता है तो उसकी कीमत 100 नेपाली रुपए से ज्यादा है तो उसे उस सामान पर सीमा शुल्क देना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस हरिप्रसाद फ्यूआल और टेक प्रसाद की संयुक्त पीठ ने नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्री परिषद, नेपाल के वित्त मंत्रालय और संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि वे अगले आदेश तक इस नियम को लागू न करें। दरअसल इस नियम के खिलाफ एक रिट दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि 100 एनपीआर से ज्यादा कीमत के सामान पर सीमा शुल्क लगाने की फैसला सीमा शुल्क अधिनियम 2081 के प्रावधानों के खास स्तर से छूट से संबंधित प्रावधानों के खिलाफ है। अगली बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, सरकार बढ़ाने जा रही है महीने का इलेक्ट्रिक बिल। इस नए प्रस्ताव से मचा है हड़कंप। अगर आप अपने घर का बिजली का बिल कम करने के लिए पंखे, एसी और लाइट बंद करके बचत करने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं। आने वाले समय में आपकी यह रणनीति शायद काम नहीं करेगी। जी हाँ, केंद्रीय विद्युत अथॉरिटी के द्वारा सीईए यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने देश भर में बिजली टैरिफ के ढांचे में एक बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस नए प्रस्ताव के अनुसार आपके बिजली बिल में लगने वाला फिक्स्ड चार्ज काफी बढ़ा दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि भले ही आप कम बिजली खर्च करें या बिल्कुल भी ना करें, लेकिन आपको हर महीने तय की गई एक मोटी रकम चुकानी ही होगी। सरकारी बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। वर्तमान में बिजली कंपनियां अपना ज्यादातर खर्च अपने द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रति यूनिट बिजली यानी कि वेरिएबल चार्ज से वसूलती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीईए का कहना है कि बिजली कंपनियों का ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्मचारियों की सैलरी, ग्रिड की मेंटेनेंस, बिजली बनाने वाली कंपनियों को किया जाने वाला भुगतान कुल खर्च का 38% से लेकर 56% तक है। लेकिन वर्तमान में फिक्स चार्ज के जरिए वे केवल 9% से लेकर 20% तक खर्च ही वसूल पाते हैं। जब देश में बिजली की मांग घटती है तो इन कंपनियों को भारी घाटा झेलना पड़ता है। बिजली कंपनियों के घाटे का एक बड़ा कारण ये भी है कि अमीर परिवार और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अब अपने घरों और फैक्ट्रियों के रूफटॉप पर सोलर सिस्टम या खुद के पावर प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं। ये लोग सीधे ग्रिड से बिजली खरीदना तो कम या फिर बंद कर देते हैं, जिससे कंपनियों को प्रति यूनिट से होने वाली कमाई घट जाती है। लेकिन ये उपभोक्ता बैकअप या इमरजेंसी के लिए सरकारी बिजली ग्रिड से जुड़े रहते हैं। अब ग्रिड को चालू रखने और तारों का जाल बनाने का खर्चा तो कंपनियों को उठाना ही पड़ता है, इसलिए कंपनियों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एक्सिस ऑफ रेजिडेंस तक ईरान और अमेरिका के बीच किन 5 मुद्दों पर बात अटकी हुई है। ईरान अमेरिका रिश्ते पिछले कई दशकों से सबसे जटिल गतिरोध में फंसे हुए हैं। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले शुरू होने और नाजुक युद्ध विराम लागू होने के बीच 10 हफ्ते के बाद भी दोनों पक्ष किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। प्रस्तावों और जवाबी प्रस्तावों के इस दौर के बीच 5 बड़े मुद्दे अब भी ईरान और अमेरिका के बीच असहमति की मुख्य वजह बने हुए हैं। इसमें यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम, ईरान के संबंधित यूरेनियम भंडार का भविष्य, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण, यातायात की पूरी बहाली, क्षेत्र में ईरान समृद्ध समूहों की गतिविधियां, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम शामिल हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। रिपोर्टर्स के मुताबिक अमेरिका की 14 सूत्रीय योजना में यूरेनियम संवर्धन रोकना, 60% तक संबंधित यूरेनियम के ईरानी भंडार को खत्म करना या फिर पूरी तरह से सीमित और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बिना शर्त खोलना शामिल है। इस योजना में 30 दिन की एक अवधि भी शामिल है ताकि दूसरे मुद्दों पर बातचीत का रास्ता तय किया जा सके। इसमें क्षेत्र में ईरान समृद्ध समूह और उसका मिसाइल कार्यक्रम भी शामिल है। दूसरी तरफ ईरान इन प्रस्तावों को स्वीकार करना ऐसे जंग में आत्मसमर्पण के बराबर मान रहा है। उसके मुताबिक दुनिया की 2 सबसे बड़ी सैन्य ताकतों के खिलाफ वह खड़ा रहा। इसी वजह से ईरान रियायती हासिल करने की कोशिश कर रहा है और रिपोर्टर्स के मुताबिक अपने जवाब में तत्काल युद्ध विराम, सभी प्रतिबंध हटाने, हर्जाना देने, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर सुप्रभुता को मान्यता देने और परमाणु वार्ता को बाद में करने की मांग कर रहा है। खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड के 2 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। 13 किलो अफीम बरामद की गई। उत्तराखंड में करते थे ये सप्लाई। बरेली में देवरनिया थाना पुलिस और एनटीएफ यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान पार्कों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 13 किलोग्राम अफीम बरामद की गई है। गिरफ्तारी नैनीताल हाईवे पर स्थित बिचपुरी के पास से शुक्रवार देर रात को की गई। देवरनिया थाना प्रभारी आशुतोष त्रिवेदी और एएनटीएफ यूनिट के उप निरीक्षक विकास यादव ने बताया कि आरोपियों की पहचान झारखंड निवासी विशाल कुमार और अजय कुमार के रूप में हुई है। विशाल झारखंड के चतरा जिले के रहने वाले हैं और जबकि अजय भी चतरा जिले के ही हैं। दोनों तस्करों को नैनीताल हाईवे पर बिचपुरी के पास से पकड़ा गया। पुलिस के मुखबरी ने सूचना दी थी कि दोनों को पकड़ लिया गया और तलाशी के दौरान विशाल कुमार के पास से 7 किलोग्राम और अजय कुमार के पास से 6 किलोग्राम अफीम मिली। कुल 13 किलोग्राम अफीम के साथ उनके पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। वे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थे। देवरनिया थाने में उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोनों तस्करों ने बताया कि आर्थिक तंगी दूर करने और शौक पूरे करने के लिए वे ये धंधा करते थे। वे झारखंड से अफीम लाकर उत्तराखंड में सप्लाई करते थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे पहले कई बार तस्करी कर चुके थे। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।